नमस्कार दोस्तों, पावर सिस्टम एनालिसिस के MCQ सीरीज में इस वीडियो का टॉपिक है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। एंड पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पे हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पार्ट 1 में, ठीक है। और इसी तरह से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट वाइज हम एड ऑन करते जाएंगे डे बाई डे, ठीक है, जो कि आपके PSU एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए मूव करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है द क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम ऑफ ए फॉल्ट इन द पावर सिस्टम इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम। द क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम इज द मैक्सिमम टाइम विच अलाउ टू रिमूव द डिस्टर्बेंस, ठीक है, मैक्सिमम टाइम which allow to remove the disturbance without interruption in system performance, ठीक है। and this critical clearance time predict within the various load for the transient stability. So the critical clearance time is associated with transient stability, ठीक है। now next question, the equal area criteria of stability is used for, the equal area criteria basically is used for two machine system, ठीक है। एंड इन टू मशीन सिस्टम एक मशीन एंड एक इनफाइनाइट बस बार भी हो सकता है। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वन मशीन एंड इनफाइनाइट बस बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, if the torque angle of the alternator increase indefinitely the system will show. सबसे पहले हम ये समझते हैं what is the torque angle. So torque angle is the angle between, torque angle is the angle between stator flux and rotor flux, ठीक है, rotor flux. And the variable in the machine is field current and soft load, ठीक है, means load on soft load, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट टू द सॉफ्ट, ठीक है। सो दोनों में कोई भी वेरी करेगा तो हमारा क्या होगा, लोड एंगल हमारा चेंज होगा, ठीक है। सो अगर कोई भी अल्ट्रेशन होता है सिस्टम में, पावर सिस्टम नेटवर्क में, तो हमारा लोड एंगल क्या होता है, एक सर्टेन वैल्यू तक अगर पहुंच के वो डिक्रीज करने लगे एंड किसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करने लगे, तब हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। बट अगर इनडेफिनिटली इंक्रीज करता चला जाए तो उस सिस्टम को क्या कर देते हैं, इनस्टेबल सिस्टम, ठीक है, मीन it will show the instability. So the right answer is C, if the torque angle increasing indefinitely, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The steady state stability of a power system can be improved by, ठीक है, as we all know the steady state stability Pmax is given by EV upon X, ठीक है। सो steady state stability कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, by decreasing the X, ठीक है, and increasing the terminal voltage, sending in receiving in, ठीक है। सो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैरेलल लाइन बिटवीन द ट्रांसमिशन पॉइंट, ठीक है। हम क्या जानते हैं, अगर सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है, अगर उसका कोई इम्पीडेंस है X, अगर सेम इम्पीडेंस का एक पैरेलल लाइन और कनेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाता है, X/2 मीन्स इम्पीडेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज जैसे ही इम्पीडेंस रिड्यूस होगा Pmax हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द लाइन। इफ यू कनेक्ट द कैपेसिटर इन सीरीज विद द लाइन देन द ओवरऑल रिएक्टेंस ऑफ द लाइन विल बी XL माइनस XC, ठीक है। और जैसे ही सीरीज रिएक्टेंस हम ऐड करेंगे XC क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। XC जैसे ही इंक्रीज होगा, X ओवरऑल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही X डिक्रीज होगा Pmax अगेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो हमें दो आंसर मिले, ए एंड बी दोनों राइट हैं। सी, रिड्यूसिंग द एक्साइटेशन ऑफ द मशीन, एक्साइटेशन अगर रिड्यूस कर देंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा,
लो चला जाएगा, मीन्स दिस इज द रॉन्ग आंसर। एंड ऑप्शन डी इज द बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी दोनों क्या है, राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, सो अगेन ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट भी क्या है, सेम Pmax इक्वल टू EV अपॉन x, एंड x को जैसे ही रिड्यूस करेंगे हमारा स्टेबिलिटी लिमिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड x को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कनेक्ट द कैपेसिटेंस इन सीरीज विद द लाइन, सो दैट अगर हम कैपेसिटेंस ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, मीन्स चूंकि ये रिएक्टेंस ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर के लिए यूज होता है, इसलिए कहते हैं ट्रांसफर रिएक्टेंस, एंड ओवरऑल ट्रांसफर रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू XL माइनस XC। और जैसे ही सीरीज कैपेसिटेंस ऐड करेंगे XC क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड ओवरऑल रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ट्रांसफर रिएक्टेंस जैसे ही डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू Pmax, EV अपॉन x, Pmax क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ हाई स्पीड ब्रेकर कैन। The option is increase the transient stability, decrease the transient stability, increase the steady state stability and decrease the steady state stability. So हमारा हाई स्पीड ब्रेकर मीन सर्किट ब्रेकर किससे एसोसिएटेड होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से। ठीक है, एंड हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, सर्किट ब्रेकर किससे रिलेटेड होता है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से, एंड हाई स्पीड इंक्रीज करेगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को। सो राइट आंसर इज ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ द टू मशीन which are not swinging together are M1 and M2. The equivalent inertia constant of the system is, ठीक है, क्या होगा, if the two machine having the inertia constant M1 and M2 are not swinging together, then the equivalent inertia constant is M1 M2 upon M1 plus M2. ठीक है, कहीं कहीं आप आंसर देखेंगे M1 माइनस M2, ठीक है, क्या होता है M1 माइनस M2 कहीं कहीं पे, बट द राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन ऑफ टॉर्क एंगल, जब हम डिराइव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर नॉट स्विंगिंग टुगेदर है तो दोनों के इनर्शिया कांस्टेंट से इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट क्या होगा, लो होगा, मींस इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट will lower than M1 and M2। ठीक है, सो अगर इस तरह से स्टेटमेंट वाइज पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। अगर यही स्विंगिंग टुगेदर होते, ठीक है, सो ओवरऑल इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट क्या हो जाता, if swinging together then overall equivalent inertia constant will be M1 plus M2। ठीक है, M1 plus M2 क्लियर है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे से अभी देखेंगे क्या कि इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट इफ द टू मशीन having the M1 M2 inertia constant are swinging together then the equivalent inertia constant will be higher than the individual inertia constant of two machine। ठीक है, तो यहाँ पे हायर होता है, यहाँ पे लो होता है, अगर स्टेटमेंट वाइज पूछे तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ जनरेटर of 250 MVA rating has an inertia constant of 6 megajoule per MVA, its inertia constant on a 100 MVA बेस एज। ठीक है, सो क्या क्या दिया है, रेटिंग दिया है एंड इनर्शिया कांस्टेंट दिया है 6 मेगाजूल पर MVA, मींस H इज इक्वल टू क्या दिया है, 6 मेगाजूल पर MVA। ठीक है, इनर्शिया कांस्टेंट हम क्या जानते हैं, इनर्शिया कांस्टेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन रेटिंग ऑफ द मशीन एंड रेटिंग ऑफ द मशीन इज MVA। ठीक है, सो यूनिट से आप समझ सकते हैं इनर्शिया कांस्टेंट का क्या है। नाउ इफ यू फाइंड द H in per unit, so H per unit will be equal to H actual value upon base value and base value is S base, means rating of the machine। ठीक है, so where S base is the base MVA। Now
द इनर्शिया कांस्टेंट इन पर यूनिट न्यू वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, विच विल बी इक्वल टू इनर्शिया कांस्टेंट इन पर यूनिट ओल्ड वैल्यू इनटू क्या हो जाएगा, MBA बेस ओल्ड अपॉन MBA बेस न्यू। ओके, यहां से देख सकते हैं आप क्या हो जाता है, द एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू H पर यूनिट इंटू S बेस एंड H पर यूनिट न्यू इंटू S बेस न्यू इज इक्वल टू H पर यूनिट ओल्ड इंटू S बेस ओल्ड। ठीक है, एंड ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अगेन H पर यूनिट ओल्ड वैल्यू क्या दी हुई है, 6 मेगाजूल पर MBA इंटू ओल्ड वैल्यू कितनी है 250, सो हियर वी हैव 250 MBA एंड न्यू वैल्यू इज 100, न्यू बेस वैल्यू इज 100 MBA। सो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 15 मेगाजूल पर MBA। सो द राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवर वोल्टेज सर्ज इन अ पावर सिस्टम में be caused by lightning, right answer, resonance, switching and all of the above. So the right answer is C, because the over voltage surges in power system occurs due to all these three reasons, due to lightning, due to resonance and due to switching. Moving to the next question. With fault clearing time, the transient stability limit of a power system means transient stability फॉल्ट क्लियरिंग टाइम के इंक्रीज होने पे क्या होता है। ठीक है, सो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, और फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। ठीक है, सो जैसे जैसे फॉल्ट क्लियरिंग टाइम आप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो द राइट आंसर इज बी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर सिस्टम स्टेबिलिटी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, इनपुट टॉर्क, लॉसेस, रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, लॉसेस, बिकॉज द सिस्टम स्टेबिलिटी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय लॉसेस। ठीक है, in stability, in case of stability, we almost consider our power system network lossless. ठीक है, so because the system stability is least affected by the losses, so the right option is C. Moving to the next question. Which portion of our system is least prone to the fault? ठीक है, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इसमें भी डिटोरिएशन होते रहते हैं ड्यू इन द मॉइस्चर इन सॉइल। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, इन हाउस कंपोनेंट अगर कोई देखें तो क्या है, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट में, ओवरहेड लाइन एक्सपोज्ड है, और ये भी एक तरह से इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है। ठीक है, सो द अल्टरनेटर इज लीस्ट प्रोन टू द फॉल्ट। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। ओके, moving to the next question. The power system are operated with power angle around. ठीक है, practically the power system are operated with the power angle around 30 degree. ठीक है, this is the practical situation. ठीक है, but the maximum power occurs at delta is equal to 90 degree, we all know. ठीक है, but power system are operated with the power angle around 30 degree. स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 30 डिग्री पे रन कराते हैं। ठीक है, जिससे मैक्सिमम एरिया ऑफ ऑसिलेशन मिल सके हमारे रोटर को। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट? ठीक है, इन कंपैरिजन टू द स्टेडी स्टेबिलिटी, आंसर देख के पता चल रहा है। सो व्हाट इज द आंसर, हायर देन द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, lower than the steady state stability limit, depending upon the severity of the load, all of these, none of these. So the right answer is B,
because the transient stability limit will be always less than the steady state stability limit. ठीक है, बिकॉज लार्ज चेंजेस के लिए हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट निकालते हैं, एंड लार्ज चेंजेस में हमारे कुछ लाइन क्या होते हैं, स्विच्ड होते हैं, ट्रिप्ड होते हैं. ठीक है, सो उस समय क्या होता है, पावर स्टेबिलिटी लिमिट मीन्स पावर लिमिट रिड्यूस रहती है, एंड जबकि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट लो डिस्टर्बेंस के लिए होता है. सो द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट विल बी ऑलवेज लोअर देन द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट. सो द राइट आंसर इज बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the transient stability limit? Right answer is C. The maximum flow of power through a particular point in the power system without loss of stability when large and sudden disturbance occur. जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया क्या कि जब भी लार्ज या सडन डिस्टर्बेंस हो उस समय विदाउट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी मैक्सिमम फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट इन पावर सिस्टम कितना हो सकता है. ठीक है, बाकी ऑप्शन में क्या है, the maximum power flow when small disturbance occur. Wrong answer. This is the definition of steady state stability. ठीक है, this one is maximum power flow possible through a particular component connected in power system. No, because the stability limit always predict for disturbance and this statement is giving without any disturbance. ठीक है, so ये भी आपका आंसर नहीं है. All of these नहीं होगा, none of these नहीं होगा, because right answer is C. Moving to the next question. Which among the following method is used for improving the system stability? ठीक है, increasing the system voltage, reducing the transfer reactance, using high speed circuit breaker, all of these, none of these. ठीक है, so stability limit, system stability कैसे improve की जा सकती है, because Pmax क्या होता है, AV upon X. ठीक है, so increasing the system voltage, if system voltage increases then the Pmax will get increase. If we reduce the transfer reactance, if we reduce the transfer reactance, again the Pmax will get increase. If we use the high speed circuit breaker, then definitely the transient stability limit will get increase. ठीक है, so this is the right answer, this is the right answer, this is the right answer. So all these three are right answer, so we will take the all of these. So option D is the correct answer. Moving to the next question 17. How can we check upon the transient stability of a power system? By checking variation in load angle, by checking variation of real power with load angle, checking variation in load angle and real power, checking variation in load angle or real power. So the right answer is option C, because the load variation in load angle कैसे हम डिफाइन करते हैं, d del upon del t, and the real power कैसे हम करते हैं, del p upon d del. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोड एंगल में वेरिएशन चेक करेंगे एंड इसके रिस्पेक्ट में, इसके चेंजिंग के रिस्पेक्ट में हम रियल पावर के वेरिएशन का चेक करेंगे, एंड दोनों का रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, दोनों का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम ट्रांजिएंट स्टेबल हो. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मेंटेन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी फॉर ए पावर सिस्टम, अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, द चेंज ऑफ लोड एंगल मस्ट बी पॉजिटिव सो दैट change in real power variation is positive in order to supply the demand. So the right answer will be option C. d del upon dt must be greater than 0 and dp upon d del must be greater than 0. ठीक है, moving to the next question. There is two machine model having losses 2 with their transfer impedance being resistive. The maximum value of sending in power P1 max and the maximum receiving in power P2 max will take place with the power angle delta such that. To explain this question, we must know that even after connecting parallel machine, their maximum power will occur at load angle lesser than 90 degree. So the right answer is A. ठीक है, दोनों के मैक्सिमम पावर कब अकर होंगे, जब डेल 90 डिग्री से कम होगा, डेल इक्वल टू 90 डिग्री अब होगा तो ये इनस्टेबल हो जाएगा. P1 max अकर एट डेल इज ग्रेटर देन 90, ये भी अनस्टेबल, और यहाँ पे P2
unstable. So the right answer is option A. Moving to the next question. As per the system given, machine B will receive the active power and reactive power from the machine A when. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन B है, मशीन B will receive the active and reactive power from machine A. ठीक है, एंड किस कंडीशन पे. ठीक है, when delta is positive and VA is more than VB. The right answer is A. ठीक है, because the real power means active power flow from higher to lower load angle. ठीक है, whereas the reactive power flow from higher to lower voltage. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ठीक है, सो हायर टू लोअर डेल्टा की तरफ एक्टिव पावर फ्लो करेगा एंड हायर टू लोअर वोल्टेज की तरफ रिएक्टिव पावर फ्लो करेगा. This is all about the 20 most important question from the power system stability. पार्ट 2 में हम अगेन 15 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर इन सारे क्वेश्चन में आपने कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, कुछ आपको आउटपुट मिला है तो कृपया वीडियो को लाइक करें एंड आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू एवरीवन. Stay with us. Have a nice day.